हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, 72,825 शिक्षक भर्ती के मामले में ये एक ऐसा रथ बन गया है जिसको अलग अलग घोड़े अलग अलग दिशा में खींच रहे हैं। कल की जो सुनवाई हुई है उसमें जस्टिस करोल साहब तो काफ़ी नाराज़ भी दिखे एक बार, क्योंकि यहाँ पर कोरस में लोग अपनी अपनी बात कहना चाहते थे एक साथ समवेत स्वर में, और ये भी था कि सभी लोग बहुत कम समय में एक साथ ही सभी लोग अपनी बात कह देना चाहते थे। अब यहाँ पर दोस्तों, क्योंकि 5 कैटेगरी बनाने के बारे में बात कर दी गई है, तो निश्चित तौर से अब सभी लोग अपने अपने पक्ष को बहुत मजबूती से रखने का प्रयास भी करेंगे। ऊपर से दोस्तों लगातार याचियों की बढ़ती संख्या, अगर ये मामला 7-8 हज़ार तक होता तो एक तरीके से याची लाभ दिया भी जा सकता था, लेकिन यह मामला बढ़ते बढ़ते 32,000 तक जा पहुंचा है। मतलब ये है कि अब याची लाभ देने से पहले भी कोर्ट को भी और सरकार को भी 100 बार सोचने की ज़रूरत है। अब क्योंकि जो मामला है ये मेरिट बेस पर भी सुना जा सकता है, तो यानी कि एक बात तो स्पष्ट है, अगर मामला मेरिट बेस पर सुना गया तो कोई विशेष फ़ायदा किसी को होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अगर ये मामला 2017-2025 यानी कि दोनों ही मामलों में जो याची हैं उस आधार पर देखा गया तो निश्चित तौर से संख्या बहुत ज़्यादा हो रही है। अब ये जो ऊँट है ये किस करवट बैठेगा ये कोई जानता नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि 22 अप्रैल एक उम्मीदों भरी तारीख हो सकती है, और लेकिन उसके पहले जो पैरवीकार हैं उनको एक बात पर सहमति बनानी चाहिए कि इस भर्ती को की जो दशा दिशा है वो किस ओर जानी चाहिए, किस प्रकार से। अगर सभी लोग सिर्फ अपना अपना पक्ष ही रखेंगे, अगर सभी लोग सिर्फ यही डिमांड करेंगे कि हम सही हैं और हमारे जो याची हैं या हम जो हैं हम ही को जॉब मिल जाए, तो ये एक बहुत ही मतलब कठिन परिस्थिति बन जाएगी, और निश्चित तौर से कोर्ट के लिए भी निर्णय ले पाना इतना आसान तो नहीं होगा। फिलहाल कल जो कुछ भी हुआ है उससे अभी कुछ ये कहना कि ये भर्ती इस दिशा में आगे बढ़ पा रही है जल्दबाजी होगी, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग इस भर्ती के बारे में कुछ भी अस्पष्ट कहने से बच रहे हैं। अब धीरे धीरे भर्ती एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है जहां पर निश्चित तौर से कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि आखिर जॉब मिलेगी या नहीं मिल पाएगी, और मिलेगी तो किस आधार पर मिलेगी, क्या निर्णय लिया जाएगा। एनीवे, जो कुछ भी अपडेट रहेगी आपको चैनल पर मिलती रहेगी, बशर्ते कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो, बेल आइकन को प्रेस किया हो, ताकि हर अपडेट आप तक मैं पहुंचा सकूं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगली खबर पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कल यूपीटीटी का जो नोटिफिकेशन है उसमें सुधार किया गया। मुख्य रूप से मैंने आपको बताया था कि जो कॉलम 6 है उसमें 6.1, 6.2 और 6.3 में सुधार किया गया, या 6.3 का जो काज 3 था, कॉलम 3 था, उसको तो डिलीट ही कर दिया गया, जिसमें ये कहा गया था कि बीएड के आधार पर जो अभ्यर्थी कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक बनेंगे उनको आगे चलकर 6 महीने का ब्रीच कोर्स करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा भ्रामक लग रहा था और इस वजह से ये जो क्लास था इसको डिलीट ही कर दिया गया है। दूसरी बात ये है कि जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें ये बात भी स्पष्ट नहीं हो पा रही थी कि एग्जैक्टली जो मतलब जो लोग आवेदन कर रहे हैं वो जो जैसे कि अंतिम वर्ष में सिर्फ उन्हीं लोगों को अवसर दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पर ये भी संशोधन किया गया कि अगर कोई यूपीटीटी के लिए मतलब तैयारी कर रहा है और उसने डीएलएड के पहले सेमेस्टर, दूसरे सेमेस्टर, तीसरे सेमेस्टर, चौथे सेमेस्टर, किसी भी सेमेस्टर में अगर वो अध्ययनरत है देन वो अप्लाई कर सकता है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली है। और सभी सेवारत सहायक अध्यापक भी टीटी के लिए आवेदन कर सकेंगे। आपको याद होगा कि पूर्व में विज्ञापन में उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी में विशिष्ट वीटीसी को शामिल नहीं करने के बीपीएड, डीपीएड और सीपीएड प्रशिक्षण के आधार पर चयनित अभ्यर्थी बाहर हो गए थे। तो कई सारे संशोधन किए गए थे, इस पर डिटेल में मैंने कल चर्चा की थी, हर बिंदु पर चर्चा की थी, और आपको वो सारे पॉइंट भी दिखाए थे नोटिफिकेशन के, जो कि या तो सुधारे गए हैं या तो डिलीट किए गए हैं। कल का वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, और आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो का। प्राविधिक सहायक ग्रुप सी के 2779 पदों पर होगी भर्ती। तो दोस्तों यहाँ पर यूपीएससी के द्वारा पीटी 2025 के बेस पर एक नई विज्ञप्ति यहाँ पर जारी की गई है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ 24 मार्च को यह विज्ञापन प्रकाशित किया गया है, लेकिन आवेदन मई में शुरू होंगे। 22 मई से लेकर 11 जून के बीच में अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे। सबसे पहले तो ये है कि अगर आप इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं,
पदों की कुल संख्या 2759 है। तो यहाँ पर आपने पीटी की परीक्षा अगर दी है, पीटी 2025 की परीक्षा दी है, तभी आप जो है यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। और दोस्तों यहाँ पर ये भी है कि अगर आवेदन करना चाहते हैं तो उस समय आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल 25 रुपये फीस देकर ही आपको फॉर्म भर देना है। जब आप मुख्य परीक्षा में शॉर्टलिस्ट होंगे उस समय आपको पूरी फीस, जो कि लगभग 200 रुपये रहती है, आपको जमा करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर बात यह है कि जो पद हैं वो लिखित परीक्षा के आधार पर भरे जाएंगे। कृषि निदेशालय में ये पद हैं, प्राविधिक सहायक ग्रुप सी के पद हैं और अस्थाई प्रकृति के पद हैं ये। और अनारक्षित के लिए कुल पद यहाँ पर 1692 रखा गया है। अनुसूचित जाति के लिए 213, अनुसूचित जनजाति के लिए 6 पद हैं, ओबीसी के लिए 573 पद हैं। इस प्रकार से ये जो पद हैं ये बांटे गए हैं। ईडब्ल्यूएस को 275 पद यहाँ पर रिजर्व किए गए हैं। कुल पदों की संख्या 2759 है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपको जो क्षैतिज आरक्षण मिलता है, यानी कि हॉरिजेंटल रिजर्वेशन, उसके बारे में भी बात की गई है। महिलाओं को 551 सीट दी जाएगी, उत्कृष्ट खिलाड़ी को 55 सीट दी जाएगी और जो सैन्य वियोजित हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, उनको 137 सीट यहाँ पर रिजर्व की गई है, आरक्षण उनको दिया जाएगा। बाकी दोस्तों आप जान ही सकते हैं कि जो अनिवार्य योग्यता है वो क्या है। तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से अगर आप कृषि में स्नातक उपाधि रखते हैं या कृषि में स्नातक उपाधि के समकक्ष कोई भी उपाधि धारित करते हैं तो ही जाकर आप आवेदन कर पाएंगे। बेसिकली ये जो पद है ये कृषि में स्नातक के लिए ही है, और या तो आपने से बीएससी फॉरेस्ट्री किया हो, बीएससी ऑनर्स किया हो, बीएससी बीटेक कृषि अभियंत्रण में किया हो, मतलब रिलेटेड होना चाहिए एग्रीकल्चर से, देन यू आर एलिजिबल, अदरवाइज नॉट। ओके। और एज लिमिट तो आपको पता ही है कि 18 से 40 साल होती है, और अगर आप ओबीसी हैं या फिर एससी एसटी हैं तो 45 साल की उम्र तक आप आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। चयन का आधार लिखित परीक्षा होगी जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे और 2 घंटे का आपका पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी 1/4। अब यहाँ पर पूरा का पूरा जो परीक्षा योजना है उसका सिलेबस भी दिया गया है, 120 मिनट 2 घंटे का सिलेबस है। इसमें आप भाग 1, भाग 2, भाग 3 देख सकते हैं। भाग 3 यूपी जीके से संबंधित है, भाग 2 कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित है, भाग 1 में फसल विज्ञान, जैव तकनीकी, मृदा और जल प्रबंधन, कृषि प्रसार, कृषि अर्थशास्त्र, योजनाएं, पशुपालन वगैरह, ये सब एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो टॉपिक हैं वहाँ पर दिया गया है। डिटेल में सिलेबस भी दे दिया गया है। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो आप बिल्कुल खुशियाँ मना सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, सिलेक्शन भी ले सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो। वैसे भी दोस्तों आप जानते ही हैं कि अगर आप इस चैनल पर हैं तो आपको प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करना चाहिए। यहाँ पर आपको आपके सिलेबस के मुताबिक ही सारी जो है आपका जो सिलेबस है उसको कवर किया गया है। जैसे कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं 18-19 अप्रैल की जो परीक्षा होनी है यूपीएससी विज्ञापन संख्या 51 या फिर जीआईसी या फिर जीडीसी, तो आपको यहाँ पर सारे के सारे जो प्लेलिस्ट हैं मिल जाएंगे और आप एक एक प्लेलिस्ट को ओपन करिए, आराम से पढ़िए। आपको ना तो कोई फ़ीस देनी है और ना ही कोई पेड कोर्स लेना है। अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन भी करना चाहते हैं तो और चैनलों की अपेक्षा यहाँ पर बहुत कम पैसे देकर आप अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। और रेगुलर आपकी क्लासें भी चलती हैं, आपको सारी पीडीएफ वगैरह दी जाती है ताकि आप उसका प्रिंट आउट ले सकें या फिर अपने मोबाइल फ़ोन में ही आप उसको पढ़ सकें, उसका रिवीजन आप कर सकें। तो दोस्तों ये थी अपडेट और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगली खबर पर। तो आरक्षित उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी में जाने की अनुमति बशर्ते नियम इजाज़त दें। दोस्तों ये जो न्यूज़ है ना, इसको बहुत ही ध्यान से आप लोग समझिए और ये सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अक्सर इस बात पर जो है टकराव होता रहा है, तो इस बात को फिर से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर देखो बात ये है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षित वर्ग के ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने परीक्षा में कोई छूट या रियायत ली हो का ओपन यानी कि सामान्य कैटेगरी में, एक बात और भी ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो ओपन कैटेगरी होती है वो किसी भी जाति विशेष के लिए नहीं होती है। ओपन का मतलब होता है कि इसमें जो भी मेरिट के आधार पर आएगा सभी को शामिल किया जाएगा, नॉट फॉर ए कास्ट। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत बार ऐसा भी होता है कि लोग सामान्य कैटेगरी को सामान्य जाति से जोड़ देते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको आप लोग ध्यान से समझिए, जो सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या है वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो ओपन यानी कि सामान्य कैटेगरी में जाना भर्ती नियमों या रोजगार अधिसूचना पर निर्भर करता है। यह टिप्पणी करते हुए जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 14 फरवरी 2025 के फैसले को रद्द कर दिया है। साथ ही अदालत ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया है
कि वे उन आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी में शामिल करें जिन्होंने ओपन कैटेगरी के अंतिम चयनित उम्मीदवार से अधिक अंक हासिल किए हैं। पूरा मामला ध्यान से समझिए तो आपको हर बात क्लियर हो जाएगी। मामला यह था, ये मामला जो है शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ है, जिसमें जिला परिषद, नगर निगम और अन्य संस्थानों में नियुक्तियां होनी थी। इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि जिन उम्मीदवारों ने टीटी में छूट का लाभ लिया था, क्लियर, जैसे मान लेते हैं टीटी में 82 अंक पर जो लोग टेट की परीक्षा पास किए हैं, तो वे सामान्य वर्ग में स्थानांतरण का दावा नहीं कर सकते। मतलब बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि अगर आप टीटी में 82 नंबर लेकर पास हुए हैं, 90 नंबर पर आप पास नहीं हुए हैं, तो आगे चलकर आप सिर्फ अपनी कैटेगरी में ही रहेंगे, न कि आप जो ओपन सीटें हैं उस पर आप दावा करेंगे। हाई कोर्ट का कहना था कि ऐसा करने से उन्हें दोहरा लाभ मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया। कहा कि पात्रता परीक्षा में दी गई छूट सिर्फ उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा में बैठने का अवसर देने के लिए होती है, इससे उनकी मेरिट पर कोई असर नहीं पड़ता। मतलब जैसे मान लेते यूपी टीटी में आपका जो है 82 नंबर है और आप अगर इतना अधिक अंक प्राप्त कर लेते हैं कि जो ओपन कैटेगरी है, अनारक्षित कैटेगरी है, उसमें जो अंतिम चयनित व्यक्ति है उससे अधिक अंक आपका है, तो आपको ओपन कैटेगरी में ही मौका मिलेगा। अगर कोई ये कहे कि आपने यूपी टीटी में 82 अंक प्राप्त किए थे तो आप ओपन कैटेगरी में नहीं आ सकते, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यूपी टीटी केवल परीक्षा में बैठने की एक पात्रता है। और यहाँ पर यह भी कहा गया मूल्यांकन समान आधार पर, इसलिए मौका यहाँ पर दिया जा रहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ओपन कैटेगरी किसी एक वर्ग के लिए आरक्षित नहीं होती, बल्कि यह पूरी तरह योग्यता पर आधारित होती है। अगर भर्ती नियमों के हस्तांतरण पर कोई रोक नहीं है तो इसे अनुमति दी जानी चाहिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि मुख्य परीक्षा यानी कि TAIT में सभी उम्मीदवारों का मूल्यांकन समान आधार पर, मतलब यहाँ पर ये बात कही गई कि परीक्षा में बैठने का आधार वो अलग है, लेकिन परीक्षा में अगर वो शामिल हैं तो फिर वो एक फ्रेश मूल्यांकन के अंतर्गत आएगा। सभी को समान आधार पर मूल्यांकित किया जाएगा और जितने जिसके अंक रहेंगे उसके हिसाब से उनको कैटेगरी दी जाएगी। यही बात यहाँ पर कही गई है, तो इसको ध्यान से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर कई बार लोगों को कन्फ्यूजन होता है, बहुत बार टकराव की स्थिति भी बनती है। यूपी टीटी के लिए फर्जी वेबसाइट शिकायत की, सतर्क रहें। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने यूपी टीटी 2026 को लेकर सूचना जारी करते हुए अभ्यर्थियों को फर्जी वेबसाइट से सावधान रहने की अपील की है। आयोग के अनुसार 20 मार्च 2026 को जारी विज्ञप्ति के तहत शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 का विस्तृत विज्ञापन और निर्देश पुस्तिका आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है, जहां से अभ्यर्थी सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि uptt2026.in नाम से एक फर्जी वेबसाइट बनाई गई है, जो आधिकारिक वेबसाइट की तरह ही दिखती है, आवेदन से जुड़े विकल्प भी प्रदर्शित करती है, पूरी तरह भ्रामक है और अभ्यर्थियों को गुमराह करने के उद्देश्य से तैयार की गई है। उप सचिव संजय कुमार सिंह ने बताया कि इस मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अब ये जो वेबसाइट है अभी बंद हुई नहीं है, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ अगर आप चाहें तो। ये आप uptt2026.in अगर आप अपने मोबाइल ब्राउजर में टाइप करेंगे तो ये वेबसाइट आपको शो होगी, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। इस प्रकार से शो होती है। यहाँ पर नोटिफिकेशन, फॉर्म डेट, एग्ज़ाम डेट, न्यू कैंडिडेट, ऑथराइज लॉगिन, मतलब वो सारे जो लिंक है ना उसको इन्होंने कॉपी पेस्ट कर रखा है अपनी वेबसाइट पर और बिल्कुल ओरिजिनल तरह दिखती है। विज्ञप्ति वगैरह सब कुछ लगा रखा है इन्होंने। हालांकि नीचे एक डिस्क्लेमर इन्होंने लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं कि uptt2026.in इज एन इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन वेबसाइट, इट इज़ नॉट एफिलिएटेड विद एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और ऑफिशियल अथॉरिटी। ये बात इन्होंने कही तो हुई है, लेकिन फिर भी अभ्यर्थी मोस्टली तो नीचे जाके कौन देखता है भाई, लोग कंफ्यूज तो हो ही सकते हैं और इसीलिए यहाँ पर कार्रवाई जो है वो की जा रही है। तो दोस्तों इसी के साथ जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार जो UPTT हो रही है उसमें आवेदन के लिए पर पेपर 1000 रुपये शुल्क है। मतलब दोनों पेपर अगर भरना है तो 2000 रुपये आपको शुल्क जमा करना पड़ेगा। तो इसको जो है कम करने के बारे में अभ्यर्थी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बहुत बड़ा आर्थिक बोझ है, तो इसको जो है थोड़ा सा TET अनिवार्यता पर कानूनी निर्णय को साक्ष्य बनाएंगे कार्यरत शिक्षक। तो अभी भी जो कार्यरत शिक्षक हैं वो TET देने के पक्ष में नहीं है और अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। धर्म बदला तो खत्म हो जाएगा SC का दर्जा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म मानने वाले ही कर सकते हैं अनुसूचित जाति का दावा।
आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को शीर्ष कोर्ट ने बरकरार रखा है। एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले में ये कहा है कि अनुसूचित जाति यानी कि एससी का दर्जा सिर्फ हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म मानने वाले व्यक्तियों को ही मिल सकता है। शीर्ष अदालत ने कहा कि कोई व्यक्ति इन धर्मों को छोड़कर ईसाई या अन्य धर्म अपनाता है तो उसका एससी का दर्जा स्वतः ही खत्म हो जाएगा। तो ये बात यहाँ पर मुख्य रूप से कही जा रही है। और दोस्तों, ये सारी अपडेट आपको आपके टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश और व्हाट्सएप चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर शेयर कर दी जाती है। आपका फेसबुक पर एक ग्रुप भी है, एक पेज भी है, आप चाहें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। और सेशन आपको पसंद आया दोस्तों तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।